जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तो आता ही बाजार में मरने के लिए है। मेरे पास भाई साहब कम से कम नहीं तो 1000 से ज्यादा मैसेज मैं दिखा सकता हूँ, सर यस बैंक में इन्वेस्ट कर दें। और मैं तो सबसे ये कहता हूँ, आज से 20-30 साल पहले किस कंट्री में क्या हो रहा हमें कोई मतलब नहीं होता था। हमने द्वार खोल दिए कि भैया ग्लोबल, वी आर ग्लोबल। आज अमेरिका में छींक आती है, उसकी आवाज हमारे यहाँ आती है। वहाँ कुछ होता है, हमारे यहाँ इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेके सबसे बड़े मिथ क्या है लोगों के? मैं करोड़पति हो जाऊंगा। आप हर बिजनेस में ये सोचते हैं कि मैं ये बिजनेस करूंगा, मेरा मैक्सिमम घाटा क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो आप फिट ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो है, ये सिगरेट में उड़ा देते हैं, 10,000 महीने का बियर में उड़ा देते हैं। इनको नहीं चाहिए फ्यूचर का या सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट। देखो साहब, मैं हर 18, 19, 20 साल के बच्चों से ये कहता हूँ कि जो बेटा गलती मैंने करी तुम मत करो। मेरे पास पैसा भी था, मुझे नॉलेज भी थी। 50,000 रुपए अगर मैंने हर साल लगाए होते आज से 30 साल पहले से अब तक, मैं आपको बता दूं आज वो कितना पैसा होता। सुन के आप हिल जाएंगे। मैं अभी तो कार से आया हूँ, मैं हेलीकॉप्टर से आता भाई साहब। एक सैलरीड आदमी है सर, कितना भी कमा ले पर उसका ना पैसा बचता नहीं है। तो ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक आपको लगती है जो वो फाइनेंशियली करता है? वो भाई साहब प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं करता। दूसरा, वो दिखावे की जिंदगी में बहुत पैसा खर्च करता है। आज भाई साहब एक लड़का 50,000 रुपए कमा रहा है, 1.5 लाख का फोन उसके हाथ में। 2026 में कौन कौन से स्टॉक हैं जो आपके हिसाब से चढ़ेंगे? मैं आपको एक बहुत बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल दे जाता हूँ। जोमेटो है या ऐसे बहुत सारे आईपीओ आए जिनकी हाइप बनी, पेटीएम। लालच का कोई अंत नहीं है। जो आदमी एक ही गलती को बार बार कर रहा है तो वो तो बर्बाद होना ही है। वो आया ही इसलिए। अगर आपके पास 1 करोड़ है और आप चाहते हो मैं ये मार्केट में डालूं, तो भाई साहब 3 लाख रुपए महीने की सिप चालू कर दो आप, और बाकी पैसे को करा दो। एक और इन्वेस्टमेंट है जिसको मैं इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, आप सब लोग खर्चा बोलते हैं, लेकिन मैं प्रूव करूंगा कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे है और खर्चा नहीं है। वो है दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम किसकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखती है। हम सब कहीं ना कहीं कमाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करते हैं या खर्चा करते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसमें हम सभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कैसे करना है, कहाँ लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है या कैसे बचाना है। आज हम ना इसी सारी चीज़ों पे बात करेंगे बहुत ही जाने माने रेनाउंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीपक वाधवा जी के साथ में। दीपक सर ने बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया है और बहुत सिखाया है। तो आज हमने आपके लिए स्पेशल अरेंज किया है कि दीपक सर हमें भी बताएंगे अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कि क्या क्या 2026 में आपको करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुरेंद्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितनी मेरा पर्याप्त ज्ञान है मैं लोगों के साथ बांट सकूं और कुछ लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकूं। बहुत बहुत बढ़िया सर। यूँ तो आपके इंडिविजुअल वीडियोस से इंटरनेट भरा पड़ा है और बहुत सारे लोग सीखते हैं, हमने खुद काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। ये तो आप सब लोगों का प्यार है, वरना मैं तो 1 साल 2 साल पहले मुझे कोई जानता भी नहीं था। तो ये तो बस आप लोग प्यार देते गए और मैं आता गया। बिल्कुल सर, बड़प्पन है आपका। अच्छा सर, एक चीज़ जो अभी रिसेंट न्यूज़ में थी, हम बहुत दिन से सुन रहे थे कि चीज़ें ना चढ़ती चली जा रही हैं, स्टॉक मार्केट चढ़ता चला जा रहा है और कमोडिटीज़ भी देखें तो चढ़ती चली जा रही हैं। और एक न्यूज़ आ रही है बार बार कि ये गिरेगा, बबल आने वाला है जहाँ पे बस्ट होगा ये। तो इस पे एज एन एक्सपर्ट आपका क्या ओपिनियन है? देखिए क्या होता है, हम थोड़ा सा ना बाज़ार में पीछे चलते हैं। ठीक। हम 1990 से चलते हैं, तो 1990 से चलते हैं तो 1990 में बाज़ार बहुत बढ़िया चल रहा था, और 1992 में, यानी 1992 में हर्षद मेहता जी का कांड हो गया हाँ। और बाज़ार 40-50% गिर गया। गिर गया। तो क्या वहाँ से आज तक ऊपर नहीं आया? आया। कहाँ से कहाँ गया? फिर थोड़ा सा आगे चला हम्म। तो हमारे देश में सीरीज ऑफ घोटाले होने लगे। चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, हम्म। सत्यम घोटाला कॉमनवेल्थ। को ये आ गया। फिर जी .com बबल आ गया। फिर 2000 में मार्केट गिर गया।
बीच में 2096-97 मार्केट गिरा था। फिर अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी आए, इकोनॉमिस्ट थे, कुछ लिबरलाइजेशन किया उन्होंने, फिर देश थोड़ा संभला। फिर 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस आ गया, हाँ, वहाँ सबसे से बड़ा। फिर बाजार 50% गिर गया। जी, तो क्या फिर बाजार नहीं उठा? बिल्कुल। फिर वहाँ से आगे गए, हम्म, 2014 में मोदी जी आ गए। हम्म, जिस दिन मोदी जी आए तो उस दिन 6200 था बाजार, हम्म। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ से वो ऊपर लेके गए, वो क्या मतलब बाजार ने ऊपर जाना शुरू रफ्तार किया, पकड़ी, हाँ ठीक है। उन्होंने भाई साहब नोटबंदी डिक्लेयर कर दी, फिर 50% गिर गया बाजार। फिर वहाँ से आगे चला, डगमगाता रहा, कभी कुछ इशू आ गया, कभी कोई इशू आ गया। 2020 में फिर एक बार ऊंचाई को छुआ, कोविड आ गया। कोविड से आगे गए, वो भी करीब 35-40% का क्रैश था। तो ये सुरेंद्र, आप एक चीज समझो, ये बाजार का नेचर है ECG। कि बाजार ऊपर भी जाएगा, बाजार नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि बाजार क्या है? बाजार कंपनियों की बिजनेस इक्विपमेंट्स का प्रतिबिंब है। ठीक। आज बाजार में कौन सी कंपनी काम कर रही है? रिलायंस है, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक है, TCS है, इन्फोसिस है, मारुति है। अब ये तो नहीं हो सकता कि मारुति की गाड़ियां आज बिकना बंद हो जाए और मारुति का शेयर ऊपर जाता जाए। असंभव है, हाँ। असंभव है, ठीक है। क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस ही शेयर को आगे ड्राइव करती है। बिल्कुल। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि क्रैश आ गया, मान लो हम कहते हैं 2025 से 26 में गए और क्रैश आ गया, मैं भी कहता हूं आ गया, तो क्या गाड़ियां बिकना बाजार में बंद हो जाएंगी? रिलायंस का क्या काम है? रिलायंस आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 22 लाख करोड़ की उसकी मार्केट कैप है। उसका क्या काम है जी? पहला काम वो तेल बेचते हैं, दूसरा काम उसका ये मोबाइल नेटवर्क है जो आप जियो का सिम चला रहे हैं। उसके बाद उनके रिटेल में कम से कम क्या तो नहीं करते, 100 बिजनेसेस सब और हैं सब रिटेल करते में, जो 100 बिजनेसेस और हैं, ठीक है। प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, एंटरटेनमेंट भी है, मतलब व्हाट नॉट, यू नेम अ बिजनेस एंड दे हैव हर इट। चीज में घुसे हैं, हाँ, ठीक। तो क्या आज आप खाना खाना बंद कर दोगे? नहीं। या आप वहां पे कहीं मंदी आ गई या शेयर मार्केट में क्रैश आ गया तो क्या आप रिलायंस का जियो का सिम बंद कर दोगे? भैया अब तो क्रैश आ गया, अब तो मैं अपनी कंजम्पशन को रोक दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं। कंजम्पशन तो चलती ही रहेगी। आप 2 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाते ही रहोगे। बिजली आपके यहाँ है, ये चलती रहेगी। आएगी आएगी। हवाई जहाज जितने उड़ रहे हैं सारे उड़ते रहेंगे। हाँ। तो कंजम्पशन खत्म नहीं होता कभी भी किसी चीज का, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी सारी है। आप समझ रहे हैं बात? रिलेटेबल है, ठीक है। राइट। नए नए बच्चे आ रहे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, वो मोबाइल खरीद रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट डिमांड बढ़ी है। गाड़ी खरीद रहे हैं। घरों पे आप चले जाओ, देखो कहाँ से कहाँ रेट पहुंच गए। तो करेक्शन प्राइसिंग का आ सकता है और ये प्रकृति का नियम है। आप देखो, प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। जब पॉपुलेशन, जैसे आपने देखा पहाड़ कट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई, कहीं बाढ़ आ जाती है, पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, फिर प्रकृति सेटल हो जाती है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट है या कमोडिटी मार्केट है या क्रिप्टो मार्केट है, कोई सी मार्केट समझ लें, करेक्शन आना स्वाभाविक है। अगर ये करेक्शन नहीं आई होती तो आज निफ्टी यहाँ से वो ऊपर देख रहे हो रॉकेट की तरह चांद पे पहुंच जाता, फिर वो अनटचेबल हो जाता है, ठीक है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, खरीद और बेच का काम है। आपने आज ये मान लो, हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, आपने मान लो ये 5 करोड़ का खरीदा, तो किसी ने बेचा भी ना, आपको यहाँ वैल्यू लग रही थी लेकिन दूसरा एग्जिट ले रहा था। अगर ये रॉकेट की तरह बढ़ता जाता तो आपको बेचने वाला क्यों बेचता? उसे क्या नहीं दिख रहा था कि यहाँ पैसे बढ़ जाएंगे? तो हर आदमी की डिमांड, नीड, सप्लाई, ज़रूरत अलग अलग है, सर्कुलेशन बना रहेगा। तो ये अगर आज इतना ऊपर आया है तो नीचे जाएगा, 10-20% करेक्ट हो सकता है मार्केट, कोई आफत नहीं है। लेकिन क्या 1992 में जब क्रैश आया वहां से मार्केट क्या खत्म ही हो गया? नहीं। 2000 में खत्म हो गया? नहीं। 2008 में खत्म हो गया? नहीं। 2020 में खत्म हो गया? नहीं। तो आज अगर गिर जाएगा तो खत्म थोड़ी हो जाएगा, फिर से इन्वेस्ट करो। हमारे पास पिछले 5 उदाहरण हैं
7 उदाहरण है हमारे पास कि जब जब क्रैश आया तब तब वापस मार्केट, regain और किया। आज तो बिल्कुल टॉप पे खड़ा है मार्केट, अपने 2-3% ही तो नीचे है। सोना बिल्कुल रोज नया हाई बना रहा है, चांदी नया हाई बना रहा सही है। बात। तो आप क्या समझ रहे हो सुरेंद्र, वो मेरे और आपके खरीदने से बन रहा है? वो करोड़ों अरबों रुपया लग रहा है तो हाई बन रहा है। हम्म कोई आदमी है जो खरीदे ही जा रहा है, हम्म तो क्या वो लॉस लेने के लिए खरीद रहा है? हाँ, पागल थोड़ी ना है, ठीक बात है। आपके और मेरे पैसे से क्या बाजार ऊपर जाएगा? हम तो एक रुपया नहीं हिला सकते, हमारी समुद्र तो कितनी समुद्र क्वांटिटी में होगी। हाँ एक वो बराबर है ड्रॉप। तो भाई जो सोना खरीद रहा है, जो चांदी खरीद रहा है, जो स्टॉक मार्केट खरीद रहा है, वो भाई साहब ये तो मिथ है। और अगर क्रैश आएगा तो भाई साहब मैं तो अपना सब कुछ बेच बाच के स्टॉक मार्केट और सोने चांदी में लगा दूंगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि क्रैश आए और मैं उस का फायदा उठाऊं, क्योंकि मेरे पास पिछले 5-7 उदाहरण हैं कि ठीक जब जब बाजार 20-30% हाँ वो गिरा रीगेन है तो फिर करेगा। एकदम रॉकेट की तरह भागा है। तो मैं क्यों नहीं लूंगा सर मदनी में? यहाँ से 2 सवाल मेरे रिलेटेबल निकलते हैं। बिल्कुल जी। पहला सवाल कि हम जो हैं इंडिया जो है लार्जली वेस्टर्न इकोनॉमी से प्रभावित है। माने जब यूएस में, जैसे आपने लेमन ब्रदर्स का एग्जांपल दिया, इंडिया के घोटाले चलो एक तरफ छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे यूएस मार्केट क्रैश होता है रिलेटिवली यहाँ का निफ्टी और सेंसेक्स तुरंत डाउन जाता है और ऑलमोस्ट हाफ डाउन जाता है। दूसरा चीज़ सवाल रहेगा, एक ये हो गया। दूसरा सवाल मेरा रहेगा कि चलिए बड़े इन्वेस्टर्स को छोड़ देते हैं, शार्क इन्वेस्टर्स को, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी ख़रीदा है, मान लीजिए उनका तो दिवाला निकल गया, वो तो बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी ख़रीदा है। दे जस्ट स्टार्टेड, फलानी ऐप डाउनलोड कर ली, ढिकानी ऐप डाउनलोड कर ली, अभी फला फला तुरंत तुरंत लगाया है पैसा, और वो तो एकदम ज़मीन में चला गया। तो वो जब रीगेन करेंगे तब भी वो उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे करेक्शन के। तो ये 2 सवाल हैं मेरे। देखो साहब, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तो आता ही बाजार में मरने के लिए है। आज वो क्यों सो के जागा जब निफ्टी एकदम 26,000 पे खड़ी है? जब 20,000 थी अभी आज से 1.5 साल पहले, तब क्यों नहीं इन्वेस्ट किया उसने? सर आज आपका वीडियो देखा फिर। मैं तो कह ही नहीं रहा इन्वेस्ट करो, मैं तो कह रहा हूँ एजुकेट करो अपने आप को। हाँ मैं कभी किसी से नहीं कहता कि आप एजुकेट अपने आप को यहाँ इन्वेस्ट करो। हाँ भाई मेरे लिए ये चीज़ सही है, हाँ क्या तुम्हारे लिए सही है? हाँ, ज़रूरी नहीं सबके लिए। मेरे को 8 नंबर का जूता आता है, आपको 10 आता है, किसी को 12 आता है, किसी को 4 भी आता है। तो सबके लिए सेम चीज़ कैसे हो सकती है? वेरी ट्रू। मुझे खाने में साउथ इंडियन पसंद है, डोसा खाता हूँ मैं, आपको पराठे पसंद है, हो सकता है ये कैमरे वाले भैया को चिकन पसंद हो। हाउ कैन वी से कि भैया मेरे को जो अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप समझिएगा और आपकी ऑडियंस भी उसको समझने की कोशिश करेगी। आप कहीं गए प्रॉपर्टी वाले के पास, किसी प्रॉपर्टी का मकान वकान लेने गए, आपने अपना बजट बता दिया, भाई मैं 5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ मेरा बजट है। वो कहेगा साहब ये फ्लैट तो आप देख लो, लेकिन मेरे पास ना ये गांव की एक ज़मीन भी है, ये हाईवे आने वाला है यहाँ। ये होता है अमूमन है, वो आपको कहेगा हाईवे आने, अभी सस्ती मिल रही है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जिसकी वो ज़मीन है वो तो पिछले 50 साल से उसका मालिकाना कब्जा है, उसके बाप का, उसके दादा का, वो तो दादा लाई ज़मीन है उसकी, क्योंकि खेत है वो। है तो आप और मैं ही ज़्यादा समझदार हैं कि हमें तो हाईवे दिख रहा है, जो बेच रहा है उसे नहीं दिख रहा है कि यहाँ से 4 गुना हो जाएगी। मैंने जब 40 साल संभाल के रखी है तो मैं 4 साल और रख लूँ तो मेरा 4 गुना पैसा बन जाएगा। बड़ी लॉजिकल है। हाँ तो भाई साहब ये यूफोरिया बनाया जाता है मार्केट में, इसको यूफोरिया बोलते हैं। ये न्यूज़ फ्लो बाजार में बनाई जाती है। हाँ क्योंकि जब आपको डर रहेगा आप क्या करेंगे, अपना माल बेच देंगे। जब आप अपना माल बेच देंगे उसे कोई खरीद लेगा और वो वहाँ से ऊपर चला जाएगा। मेरा तो कहना सिंपल ये है कि हमें से किसी को नहीं पता कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। क्रैश आएगा तो आएगा भाई साहब, उसको ना मैं रोक सकता हूँ, ना आप रोक सकते हो, ना कोई इन्वेस्टर रोक सकता है, ना कोई पैसे वाला रोक सकता है। अब अगर आपका सवाल कि जिसने अभी अभी इन्वेस्ट किया है, तो भाई क्या सोच के इन्वेस्ट किया था कि बाजार ऊपर ही जाता रहेगा? हाँ, या तो रिस्क मोड में रहो भाई आपने आज कोई चीज़ करी है तो ये आपने एक तरफा कैसे सोच लिया? ये क्यों नहीं सोचा कि यहाँ से 20% नीचे भी चला जाएगा तब मैं क्या करूँगा? ये भी तो सोचना धर्म है। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम मंदिर में गए, हमने कहा प्रभु हमें 1 करोड़ दे दो, और प्रभु कहे ले बेटा मैं तो तेरी वेट ही कर रहा था, कब तू मांगे। तो ये नहीं हो सकता। यू हैव टू थिंक अबाउट प्रॉज एंड कॉन्स। एवरीथिंग। आप हर बिजनेस में ये सोचते हैं कि मैं ये बिजनेस करूंगा, मेरा मैक्सिमम घाटा क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो आप फिट ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया। जो दूसरा वाला एक हमारा सवाल था कि वेस्टर्न से हमारा ये क्रैश होता है।
देखिए जी, ऐसा है, आजकल दुनिया ना इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। हाँ, हाँ, आज से 20-30 साल पहले किस कंट्री में क्या हो रहा हमें कोई मतलब नहीं होता हाँ। था। हमने द्वार खोल दिए कि भैया ग्लोबल, वी आर ग्लोबल। हुँ, आज अमेरिका में छींक आती है, उसकी आवाज़ हमारे यहाँ आती है। ठीक है ना? वहाँ कुछ होता है, हमारे यहाँ इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी इंटरलिंक्ड है। आज इंडिया का बहुत बड़ा व्यापार यूएस के साथ है, इंडिया का बहुत बड़ा व्यापार रशिया के साथ है, इंडिया का बहुत बड़ा व्यापार चाइना के साथ भी है। तो ठीक है, अब क्या है, चाइना और यूएस एंटी हैं। इधर से हमें ये ढोल की तरह पीट रहा है, इधर से ये ढोल की तरह पीट रहा है, उधर से रशिया को भी हमें संभालना है। तो भाई साहब, ये इंडिया एक तो ज्योग्राफिकली ऐसा है कि इधर चाइना है, इधर यूएस है, ऊपर रशिया है। तो हम तो तीनों तरफ से जो है बैठे हैं, तीन बड़ी मेजर कंट्रीज के बीच में। रडार पे हैं। नहीं, रडार पे नहीं है भाई साहब, कोई रडार पडार नहीं है। हमारी तो कंजम्पशन इतनी है कि हमसे कोई पंगा ले ही नहीं सकता। अच्छा, ये बड़ी लॉजिकल बात बोली। हाँ, ये भी भाई ठीक साहब है। देखो, वी आर मार्केट फॉर द वर्ल्ड। राइट। आज दूध देने वाली गाय को कौन मारता है जी? बहुत सही बात बोली। भाई लार्जेस्ट रशिया से पॉपुलेशन। हम माल खरीद रहे हैं, तेल। हाँ, यूएस को हम सर्व कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें और सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, और कितना सारा इंडियन वहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, ट्रम्प साहब ने कहा भैया, हूल दी उन्होंने कि भैया इंडियन सारे वापस चले जाए, एक बार भेज दो ना। हाँ, वो भी नहीं कर सकते। सही वो बात भी है। कहाँ से करेंगे? पर टैरिफ लगा इधर दिया इधर 50%। चाइना भी जो है हमारे को धमकाता रहता है, लेकिन भाई साहब उसे भी पता है कि इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है। सही बात है। उसका लार्ज प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन, मतलब लार्ज प्रोडक्शन हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। आज आप इंडिया में देखें, 80% 70% गुड्स पलट के कमोडिटी देखो, पलट के देखो, मेड इन मेड इन चाइना लिखा चाइना। है। तो भाई साहब आप देखो ना, कितना आप सोच रहे हो कि कितना, ये कई लाखों करोड़ का बिजनेस है। तो हम वी आर सर वेरी ये स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड, मतलब वी आर गुड फॉर एवरीवन। ये सर इंडिया में नहीं है। मैं आपको बताऊं, यूएस में मैं था, और मैं यूएस में था, और यूएस में एक कप पलटा उनका। वो होता है, आप लाते हो मेमोरी के लिए, वो कप पलटा है, आई लव यूएसए, आई लव न्यूयॉर्क, उसके पीछे पलटा तो सब चाइना मेड का इन है। चाइना लिखा। मैंने कहा ये यस क्या यस आफत यस। है। आज इंडिया और चाइना, दे आर सर्विंग द वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग। चाइना इज फैक्ट्री टू द वर्ल्ड। चाइना हर चीज बनाता है, हर वो चीज जो आप सोच सकते हो वो बना रहा है। और थैंक्स टू चाइना कि आज चीजें उसकी बदौलत इतनी सस्ती हो रही हैं। आपको मैं बताता हूँ, हमारे घर में वीसीआर आया था आज से 1990 या 88-87 में, 87 में। हम्म, भाई साहब उस वक्त वीसीआर सोनी का आता था, हम्म। मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए का आता था शायद। बहुत, हाँ, बड़ा महंगा था सर। मतलब हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता था उसे। सोनी का टीवी, और सॉरी, सोनी का टीवी और नेशनल पैनासोनिक का वीसीआर आता था। ठीक है जी, उसमें वो कैसेट लगती थी। मैंने पहली उसके बार बाद भाई 97 साहब में देखा फिलिप्स था। का हमने खुद, हम्म, मुझे ध्यान है, 80 से 90 हज़ार रुपए का सीडी प्लेयर लिया था, हम्म। जिसमें वो सीडी बजती थी, गाना आता था या वो मूवी आती थी। भाई साहब चाइना ने ऐसी उसकी वो करी कि 1500 रुपये में बिकने लगे सीडी प्लेयर, जो कि किसी ज़माने में 80,000 का था। तो आप देखिए चाइना कितना, प्रोडक्शन उसका इतना ह्यूज है कि वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो है। आप देखें दिवाली पे आप वो झालर लगाते हैं, 25 रुपए की आपको मिल जाती है। अब आप इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करके देखो, कितने सस्ते बना 25 रहे रुपए हैं। की आपको मिली, 2 रुपए तो उस बेचारे ने भी कमाए होंगे, ट्रेडर जो ने कमाए होंगे, 2 रुपए उसके सप्लायर ने कमाए होंगे, 2 रुपए इम्पोर्टर इम्पोर्टर ने ने भी कमाए कमाए होंगे। होंगे। हाँ, तो 19 रुपए पे आ गए। 19 रुपए पे भाई साहब भारत सरकार ने भी कुछ उस पर 2, 5, 7 रुपए लिए होंगे। बिल्कुल लिए होंगे। उसके बाद वहां से वो ट्रेला चल के आया होगा, 2-3 रुपए भाड़ा भी लगा होगा। हाँ, हाँ। तो आप सोचो कि उसने 5-7 रुपए में दे दी, जो आप अपने आप 200 रुपए में नहीं बना सकते। नहीं बना पा रहे हैं। ठीक बात है। और आप सोचते हैं 25 रुपए की है, एक सीजन चली, आप उतारते भी नहीं है, बारिश आ जाए कुछ आया, टूट टाट के अपने आप गिर मर जाती है वो, फिर अगले महीने आप अगले साल फिर नहीं टांग देते। यही हो रहा है ना। लेकिन जबकि अपने यहाँ जब पहले झालरें लगा करती थी सालों भाई से साहब, वो सालों चलती थी, बल्ब क्योंकि आप उस बदल पर देते हैं। 20-25 हज़ार इन्वेस्ट करते, तार लगाते थे, इलेक्ट्रीशियन आता था, वो करता था, जो कभी आधी बल्ब जलती खराब थी, हुआ वो बदल एक एक दिया। में घुसा घुसा के टेस्टर चेक करता था। तो हमने तो वो टाइम भी देखा है। हाँ, बिल्कुल बल्ब बदल देते थे हाँ, सर। तो भाई साहब चाइना ने बहुत क्रांति की है। और उनके यहाँ क्यों है ये चीज़? हाँ, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड हैं फॉर देयर वर्क। वेरी ट्रू। मैं चाइना बहुत रहा हूँ, 2002 से 2012 तक मैं चाइना ऐसे जाता था जैसे यहाँ से कनॉट प्लेस जा रहा हूँ। क्या बात करें। जी।
मेरा अपना अच्छा, ऑफिस था फुशान में। चाइना की सर एक और चीज़ वायरल हुई थी बीच में कि जब यूएस ने उन पे कुछ सैंक्शन लगाए थे और बॉयकॉट चाइना का कैंपेन चलाया था, तो उन्होंने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें यूएस की एक सेनेटर पहने हुए है बॉयकॉट चाइना, और वो चाइना की मैन्युफैक्चर टी शर्ट है, मैन्युफैक्चर खुद करके दे रहे हैं कि लो पहनो बॉयकॉट चाइना। देखिए, चाइना में जितना भी आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, हम्म और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो अपनी इतनी नीचे ले आए हैं कि दे कैन बीट एनी मार्केट फॉर एनीथिंग। इवन ये मैं आपको ये बता दूं, ये माइक मेड इन चाइना है, ये लाइट मेड इन चाइना है, सर आप सही है। चेक हाँ, कर लो अभी। 90%, 80-90% ये मेरे मोबाइल मेड इन चाइना है। सब। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ चाइना इज सप्लाइंग एवरीथिंग। तो ये दो इकोनॉमी आप बता रहे हो कि ऑलमोस्ट सभी को प्रभावित करती हैं ले दे के। ठीक, अब आ जाते हैं सर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे। एक हमारी टीम का जो सवाल है और जो सबके लिए बड़ा कॉमन सा सवाल है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए जो 2026 में डूबेंगे ही डूबेंगे, जिनमें नहीं लगाना है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ कहती है। और दोनों ही हैं कि बढ़ेंगे कौन से और लगाया किस में जा सकता है और बचाया किस में देखिए जा जी, छोटी कंपनी है हाँ। वहाँ रिस्क ज़्यादा है। हम्म जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें प्रॉफिटेबिलिटी कम है लेकिन रिस्क भी कम है। हम्म आप समझो एक लाला कंपनी है कोई, बिल्कुल ठीक है। हाँ जो 1000 करोड़ 800 करोड़ की है, हाँ हाँ उसके यहाँ सारे काम हो रहे हैं। वो कॉरपोरेट गवर्नेंस को भी इग्नोर कर रहा है, लेबर को भी कच्चा पक्का कर रहा है, तो इसके चांस बंद होने के बहुत ज़्यादा है। अब आप अगर ऐसी छोटी कंपनी के शेयर मत खरीदेंगे तो दिस में हैपन कि यहाँ से ये डूब जाए या आधा हो जाए या प्राइस कम हो जाए। लेकिन आप इसके मुकाबले जो टॉप की कंपनी है, मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे एसबीआई हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये जो टॉप 10 कंपनीज हैं, ठीक है ना, आप गूगल पे जाइए, वहाँ लिखिए निफ्टी टॉप 10 कंपनीज, उन सब में पैसा लगाएंगे कभी भी नहीं डूबेगा, क्योंकि वो इतने बड़े जायंट हैं। बट सर एक इसी में एक सब क्वेश्चन आता है कि अनिल अंबानी जी की कंपनी थी, तो एक टाइम पे अरबपति खरबपति थे जी इंडिया में, बिल्कुल सही बात, जिन्होंने उनकी कंपनी में लगाया वो तो बाबा हो गए, बर्बाद हो बिल्कुल गई सर, कंपनी को, बिल्कुल दिवालिया जी, घोषित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसे उस पर ट्रस्ट करे आदमी? सर देखो, इन्वेस्टिंग में ना एक चीज़ होती है हाँ कि शेयर का प्राइस 100 रुपये था मान लीजिए, ठीक है। और वो 90 आया, हम्म वो क्यों आया? ये चीज़ जब लोग समझ लेंगे तो वो अपने छाती से लॉस को चिपका के नहीं बैठेंगे। अगर तो पूरी मार्केट गिर रही है और मेरा शेयर भी गिर रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है। मार्केट का कोई पूरी करेक्शन आ रही है, सारे शेयर गिर रहे हैं, मेरा भी गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी सारे तो ऊपर जा रहे हैं और केवल मेरा शेयर गिर रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद द कंपनी। और अनिल अंबानी की कंपनियों का ऐसा तो था नहीं कि 1000 रुपये की थी और एकदम जीरो अगले दिन आ गई। इट टुक टाइम। 1000 से 800 आई, 800 से 600 आई, फिर वहाँ खड़ा हुआ, फिर अनिल अंबानी को बुलाया, फिर उसने एक्सप्लेनेशन दी, फिर वो कंपनी चली, बंद हुई, ये हुआ, न्यूज़ फ्लो आता रहा, फिर उसे बेल आउट करा बड़े भैया ने। तो ये सब न्यूज़ तो थी ना हमारे जी पास। जी जी बिल्कुल। जब मुझे पता है कि एक कंपनी डूब रही है तो मैं उस नाव में क्यों तैर रहा हूँ भाई साहब, जिसका मुझे पता है कि मोरी में छेद है। ये भी बात ठीक है। अब आप उसके साथ यू गॉट मैरिड टू दैट स्टॉक। अरे अनिल अंबानी की कंपनी है भाई, तो फिर तो बर्बाद 1000 में अच्छी थी, अब तो 400 में मिल रही है, ले लो। 400 वाली 50 में मिल रही है, ले लो। 50 वाली 1.5 रुपये में मिल रही है, ले लो। तो फिर दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज स्पेकुलेशन। आप जुआ खेल रहे हैं हाँ, कि शायद ये बढ़ जाए। भेड़ चाल में हो। हाँ ठीक है। अब मेरे पास भाई साहब कम से कम नहीं तो 1000 से ज़्यादा मैसेज मैं दिखा सकता हूँ, सर येस बैंक में इन्वेस्ट कर दें। तो भाई साहब मुझे एक चीज़ बताओ, दुनिया में क्या सबसे ज़्यादा समझदार आप ही हो? ना कोई एफआईआई घुस रहा उसमें, ना कोई डीआईआई घुस रहा, ना कोई बड़ा इन्वेस्टर घुस रहा। तो भैया आप ही पालनहार हो कि भैया तू डूब रहा है, मैं हाथ लेके खड़ा हूँ, भाई मेरे को ही दे दे तू 6 लाख रुपए के, या 1 लाख शेयर दे दे मुझे 5-6 रुपए में। सही बात है एकदम। तो वाई यू वांट टू बी ए सेवियर? भाई जो चढ़ता सूरज है उसे सलाम करो ना, मरे हुए में क्यों पैसा लगा रहे हो? हाँ, तुम्हारे 6 लाख से यस बैंक नहीं बढ़ यस बैंक को, अरे आप 6 लाख छोड़ो, 6 करोड़ लगा दोगे तो भी उसका कुछ ना होना, आप ही नहीं डूब रहा है। सही बात। तो भाई साहब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये पैसा है, ये स्पेकुलेशन नहीं है। और मैं तो सबसे ये कहता हूँ भाई साहब, कोई भी चीज़ का आकलन कर लो। आज मान लो मैं कह रहा हूँ सोना बेच रहा हूँ, तो कोई सोने में क्या आप समझ लो 50% की कमाई है? सोने में सबसे कम प्रॉफिट है, क्योंकि
प्राइस उसका खुला है ना, 2-3% में ही सब लोग बीच में आ जाते हैं। 4-5 जो भी बीच के मिडिल मैन है वो सब 2-3% में ही निपट लेते हैं। यही है। और 1 लाख रुपए का अगर तोले या 1,30,000 है तो 4,000 रुपये बनता है भाई साहब 3%, जिसमें बैंक भी खाता है, इम्पोर्टर भी खाता है, बस होलसेलर भी खाता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी खाता है और आपका सुनार भी खाता है। ठीक बात इतना थिन मार्केट है उसमें, सही मतलब प्रॉफिट। सही बात है। अब हम आते हैं एफडी पे। एफडी में कितना है भाई साहब? 5 से 6%। आते हैं म्यूचुअल फंड पे 12 से 20%। तो भाई साहब जब सब जगह इतना ही ब्याज मिल रहा है मुझे, तो आप क्या सोचते हो, आप किसी शेयर में पैसा लगाओगे तो ये क्या 50% भाग लेगा? और अगर स्टॉक मार्केट में इतना पैसा होता कि भैया लोगों के पैसे 4 गुना 6 गुना 10 गुना हो रहे होते, तो एक आदमी का नाम सुना है आपने, अंबानी जी, जिसकी नेटवर्थ 22 लाख करोड़ है। भाई साहब वो क्यों इतनी सारी फैक्ट्रियां डालता और 20% साल के में काम करता और अपने ऊपर बोझा ले लेता है 5 लाख 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का, कि भैया इन्हें तो सैलरी मुझे हर पहली तारीख को देनी है, चाहे मेरा माल बिके ना बिके। भाई वो ना कर लेता ये 50% साल में। तो आप और मैं कैसे इतने समझदार हो सकते हैं जब इतना बड़ा आदमी नहीं है? तो आप सोच के देखो, किसी भी धंधे में इतना मार्जिन और बड़े लोग नहीं घुस रहे। बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं, एक एक करके पूछता हूँ। पहला सवाल, कैसे कोई एक आदमी राकेश झुनझुनवाला बन जाता है? पेशेंस और डिसिप्लिन से। सही समय पे सही डिसिप्लिन। जिस वक्त मार्केट में क्रैश आया था वो उस वक्त घुसे थे। उन्होंने 3 रुपए का तनिष्क लिया था। अब लोग लेना चाहते हैं 3,000 पे, तो भाई 3,000 वाला तो गिर के 2,500 आ सकता है। उसका 3 का मैं कह रहा हूँ, आज 3,000 है, 2,500 आ जाए, 2,000 आ जाए, उसे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? या उसकी फैमिली, अब तो राकेश जी नहीं रहे, लेकिन मैडम को क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? उनने तो 3 रुपए का लिया हुआ है, उसके लिए तो 3 से 2,500 हो या 3,000 हो, फॉर देम इट इज़ ए असेट फॉर लाइफ टाइम। अब मेरे पिताजी ने एक कोठी ली थी जो उन्होंने 6 लाख की ली थी, आज वो 10 करोड़ की बिके या 25 करोड़ की बिके, उनके लिए तो वो मकान ही है। सही बात। जब बेचेंगे तो उसकी वैल्यू है। हाँ। बस, तो फॉर देम इट इज़ ए हाउस, फॉर देम इट इज़ ए इन्वेस्टमेंट, बस बात खत्म। दूसरा सर, आईपीओ की भेड़ चाल। अब जैसे आप अभी कह रहे थे वाइज इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो जोमेटो है या ऐसे बहुत सारे आईपीओ आए जिनकी हाइप बनी, पेटीएम हाइप बनी, फटाफट हाइप बनी और लोगों ने धड़ाधड़ इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो आधे हो गए उनके प्राइस। नहीं जी, गलत कह रहे हैं आप। 2,100 वाला पेटीएम 135 हो गया, ये आधा क्या, ये तो 90% खत्म हो गया। हाँ सर, वो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि जो जिन्होंने लगाया उठा के उन्होंने लिया और पहले वो राइज हुआ, एकदम से वो धड़ाम गिर गया। जोमेटो का ऑलमोस्ट हाफ से कम हो गया था। तो ये इसको कैसे आदमी असेस करेगा भाई? वो तो बढ़ती हुई कंपनी है, फंडिंग भी दिखा रहे हैं। देखो साहब, ऐसा है, लालच का कोई अंत नहीं है, ठीक है ना? मैंने 100 रुपये का कोई शेयर लिया, मैंने 120 में काट दिया, अब वो 130 चला गया, मैं फिर घुस गया क्योंकि मेरे को तो और भागता हुआ दिख रहा है वो वहाँ से 150 आया, फिर मेरे को डर लगने लगा, मैंने फिर काट दिया। वो 170 चला गया, मैंने फिर घुस गया। भाई साहब अगले दिन वो खुला ही 100 पे। अब इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है, स्टॉक की गलती है, मार्केट की गलती है, किसकी गलती है? तो मुझे आप तो आईना दिखा रहे हो। मैं सब ऑडियंस को ही आईना दिखा रहा हूँ ना। नहीं, मैं क्रिप्टो में ये कर चुका हूँ, इसलिए मुझे फील हो रहा है। हाँ, ये सबको होता है। भाई साहब आपने 100 रुपये लगाए, 120 बन गए, तो भैया बाहर बैठो ना। ठीक है, बाहर बैठो, हाँ। 20% कमा लिया, इस प्रॉफिट को एंजॉय करो। दोबारा घुसने की क्या जरूरत है? करेक्शन आएगी ना कहीं से, तब घुस जाएंगे। चांदी में लोगों को क्या हो रहा है भाई साहब? 1.5 लाख में घुसे, 160 में निकल गए, फिर 170 में घुसे, फिर 190 में निकल गए, फिर 2 में घुसे, फिर 2 से नीचे आ गया, फिर लॉस ले लिया, फिर वो 2 के ऊपर चला गया, फिर घुस गए। अब वो 2, 5, 10 चल रही है भाई साहब, फिर ये 170 आ जाएगी किसी दिन, फिर लॉस ले लेंगे। अरे तो जब बीच में 4 बार कमा लिया तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखो भाई। क्या आपको अपने 100 रुपये को क्या 10,000 करना है? इज्जत से मार्केट पैसा देती है, उसे लो, रेस्ट करो, फिर घुसो, फिर देखो, फंडामेंटल समझो, न्यूज़ फ्लो समझो, कौन खरीद रहा है ये देखो। हाँ, ये बेसिक सवाल है सर। अब देखो, आप जैसे वाइजर लोग हैं, जो एक प्रॉपर रिसर्च है आपके पास में, एक नॉलेज बेस है, एक आम आदमी जो बैठा है वो कैसे समझेगा कि ये राइट टाइम है मेरे एंट्री का? भाई साहब मेरे को तो कोई, मैं रिसर्च की बात ही नहीं करता किसी हाँ। से, क्योंकि रिसर्च क्या होती है,
आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी आप गूगल करो इस कॉफ़ी गुड फॉर हेल्थ, 100 वेबसाइट मिलेंगी जो कहेंगी बहुत अच्छी है और 200 वेबसाइट मिलेंगी जो कहेंगी खराब है। लेकिन कॉफ़ी तो हम पिछले कई 100 साल से पी रहे हैं। हाँ, इस चाय गुड फॉर हेल्थ वही सेम। वही सेम। अब कुछ लोग कहते हैं सरसों का तेल बहुत खराब है, कुछ कहते हैं अरे इससे बढ़िया तेल नहीं है। तो ये पब्लिक ओपिनियन पे मैं जाता ही नहीं। मेरा सीधा कहना है कि भाई साहब मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की ली, ये ऊपर जितनी जाती जाएगी मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे को 90 रुपये पे निकलना ही है, बस बात खत्म। मार्केट मुझे क्या देगा ये मुझे नहीं पता, आपने मुझे स्टॉक मार्केट को क्या स्टॉक देना लिमिट लगा है, रखी है। मुझे मार्केट को क्या देना है ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। अगर मेरे को नहीं पता है तो भाई साहब मैं तो अपना घर भी लगा दूंगा तो भी मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मतलब कहने का बड़ी वेल्थ से भी आप बर्बाद हो जाओगे। तो सर उस बंदे को ये बता दो कि वो कैसे डिसाइड करे कि घुसना कब है मुझे इसमें। मैं कहता हूँ भाई साहब जिस दिन नहीं हुआ आँख खुले तब घुस जाओ। अच्छा, वो अगले घुसना दिन तो गिर गया इम्पोर्टेंट तब? है ही नहीं। अगले दिन गिर गया तब? कोई बात नहीं, तो स्टॉप लॉस ले लो। अच्छा, भाई आपको जब पता ही नहीं है कि धारा बाजार की इधर है या इधर है और मैं घुस गया, मैं गलत हो गया, तो मैंने माफी मांग ली ना। भाई लाख रुपए मैंने लगाए, मेरे लाख रुपए के 95 रह गए, मैं निकल गया। अब मैं इधर को घुस जाऊंगा? एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 5 बार होगी, हर बार थोड़ी होगी। जो आदमी एक ही गलती को बार बार कर रहा है तो वो तो बर्बाद होना ही है, वो आया ही इसलिए है। 2026 में कौन कौन से स्टॉक हैं जो आपके हिसाब से चढ़ेंगे? सर मैं स्टॉक के बारे में बात ही नाम ही नहीं नहीं करता, लोगे? ठीक, मैं करता ही नहीं, ना मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बहुत बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल दे जाता हूँ। ठीक है। आज से 3 साल पहले मोदी जी आए और उन्होंने कहा भाई साहब भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, सारे हथियार हम बनेंगे। तो जितनी भी डिफेंस के स्टॉक थे वो भाग गए। आहा, गहरी बात है। ठीक है, हाँ, ठीक है जी। हाँ, उन्होंने 5x 10x 2x 3x सारे हो गए। ठीक ठीक ठीक। उससे 2 साल पहले मोदी जी आए, उन्होंने बोला भैया रेलवे को हम बहुत बड़ा बनाएंगे। रेलवे के सप्लायर्स, वैगन मेकर, सारे जितने रेलवे से रिलेटेड स्टॉक थे वो भाग गए। उन्होंने भी 3x 4x 5x रिटर्न दे दिया। अभी 1 साल पहले मोदी जी आए, उन्होंने कहा जी हम ये जो है सूर्य उदय योजना यानी कि सोलर पैनल, सोलर, ग्रीन एनर्जी। भाई क्या किया? भाग गए। हाँ, अब आप अपने आसपास देखो समस्या क्या है। हम्म, इस वक्त दिल्ली में और सब एनसीआर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पॉल्यूशन। हाँ, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हाँ, हाँ, तो जितनी वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एयर प्यूरिफाइंग कंपनीज या जो लोग फिल्टर बनाती हैं, जितने भी शेयर है ये सब भागेंगी। क्यों? सरकार कोई ना कोई एक्शन लेगी इस पे। तो भाई साहब आपको ना सिर्फ यूं देखो, और मैं इसका एक और उदाहरण देता हूँ, ये मैंने शायद कहीं और भी बोला था। आप सुबह उठे, सब सो के सुबह 6 या 7 जो भी उठे, सबसे पहले आपने टूथपेस्ट करी। अब वो टूथपेस्ट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं पिछले 30 साल से एक ही ब्रांड है मेरा, मैंने आज तक चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया मुझे पता भी नहीं, लेकिन मैं पिछले 30 साल से एक ही ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ। अब वो जिसका मैं इतना लॉयल कस्टमर हूँ, तो मुझ जैसे तो करोड़ों कस्टमर होंगे। सही बात है। यानी कि इस प्रोडक्ट की कंजम्पशन कभी कम नहीं होगी। हाँ, ठीक है, ठीक है जी। ठीक। अब ये मेरे को देखनी है मैन्युफैक्चरर कौन है हम्म, या मार्केटिंग कौन कर रहा है उसकी। हम्म, मेरे को इस कंपनी का शेयर लेना है। जब मैं 30 साल से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ हम्म। तो आगे भी लोग जुड़ते रहेंगे। क्या सिंप्लीफाई किया है, गजब। ठीक है, यहाँ ख़त्म हो गई बात। हम्म, अब मैंने भाई साहब पेस्ट कर ली, उसके बाद मैं नहा लिया। हम्म, अब नहाने में साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब 1-2 कंपनियां ही हैं जो पूरा मार्केट को लीड कर रही हैं। हाँ, पीएनजी हो गया, पीएनजी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, HUL जो हो भी है, गया, मैं हाँ। नाम नहीं लेता। ठीक है। अब ये कंजम्पशन वाली जितनी भी कंपनीज हैं, हम्म। ये भी पिछले 50 साल से वही हैं। 2-4 नए आ जाते हैं, 2-4 चले जाते हैं, लेकिन अमूमन वही हैं। हाँ, तो मैं उस कंपनी का शेयर लूँ तो ये कंपनी चलती रहेगी। जब 50 साल से चल रही है तो आगे भी चल आबादी लेगी। बढ़ेगी, हाँ, ठीक है। अब भाई साहब मैंने देखा कि और क्या है मेरे आसपास, तो भाई साहब मेरे घर में बिजली चल रही है। अब मैंने किसकी तार लगा रखी है, देख लो उसका शेयर लिस्टेड है या नहीं। आपके यहाँ ये बल्ब जल रहा है, देख लो भाई साहब बल्ब है या नहीं। पंखा लगा है, अब ये पंखा भाई साहब 30 साल पुराना घर है मेरा, जहाँ मेरे पिताजी रहते हैं। वो 30 साल से मैंने तो कभी नहीं सुना कि वो पंखा खराब भी हुआ हो, चल ही जा रहा है।
ये एसी लग रहा है, ये लाइट लग रही है, ये फ्लोरिंग हो रही है, टाइल लग रही है, बाथरूम में सैनिटरी वेयर लग रहा है। तो जितनी चीज़ें मेरे आसपास हैं और मैं उनको 10 साल 20 साल 30 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए वो कंपनी है जी इन्वेस्टेबल। फिर मैं घर से निकला, या चलो इसमें बीच में और भी 2-3 कंपनी ले लेते हैं। मैंने पराठा खाया सुबह ब्रेकफास्ट में, उस पर मेरी बीवी ने घी तेल मक्खन लगाया। अब देख लो कौन सी कंपनी बनाती है, एफएमसीजी जो है। हाँ, एफएमसीजी हो गई। मैं घर से बाहर निकला, मेरी गाड़ी है, अब गाड़ी में देखो कितने सारे शेयर मुझे मिल सकते हैं। टायर की कंपनी हो गई, एसेसरीज की कंपनी हो गई, मेरी गाड़ी जिस कंपनी की है वो कंपनी हो गई, ठीक है। और वो पिछले 30 साल 40 साल से गाड़ी हिंदुस्तान में बेची रही है कंपनी, तो वो एक मेरे लिए शेयर हो गया। मैं घर से निकला, आगे गया, बैंक पढ़े, 4 बैंक पढ़े, तो चारों बैंक मेरे लिए इन्वेस्टेबल हो सकते हैं। तो आपके आसपास की चीज़ों पे दिमाग लगाओ, बजाय इसके कि अरे तू बता दे यार शेयर, अरे दीपक सर शेयर बता दो। अरे कहाँ से बता दें, दीपक सर भी तो यही दिमाग लगा रहे हैं। और मेरा सीधा कहना है भाई साहब, कोई दिमाग नहीं लगाना। ईटीएफ सरकार ने, सेबी ने, इन्होंने सब बनाए हैं कि भैया ये 50 कंपनी है इंडिया की टॉप, इसमें इन्वेस्ट कर दो। पिछले 30 साल 20 साल का CAGR 14 से 17% है। बस मेरे को कहीं दिमाग लगाना ही नहीं, मैं क्यों कंपनी की सिलेक्शन करूं, मैं तो टॉप 50 कंपनी में पैसा लगा दिया। अब इसका क्या नियम है कि ये 50 कंपनी टॉप है, कल को अगर इसमें ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर अंडर परफॉर्म करती है, जैसे अनिल अंबानी का नाम लिया, अनिल अंबानी की सारी कंपनी पहले निफ्टी के हिस्सेदार थी, अब वो निफ्टी से बाहर हो गई, क्यों? बिकॉज देवर अंडर परफॉर्मिंग। तो 51 से 100 तक की कंपनी नेक्स्ट निफ्टी तैयार खड़ी है, ये यहाँ घुस जाएगी, वहाँ से वो निकल जाएगी। अच्छा, तो ये तो पहले ही सिस्टम बना रखा है एक्सचेंज ने। तो आप क्यों सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में पढ़ते हो? आप तो भाई साहब डायरेक्ट ETF ले लो ना, कि ये निफ्टी का ETF है, ये स्मॉल कैप ETF है, ये लार्ज कैप ETF है, ये मिड कैप ETF है, खत्म बात। बहुत बढ़िया। हम क्यों सोचे कि मुझे ये कंपनी लेनी है, वो लेनी है? इसको थोड़ा डिग डाउन कर दो सर, स्मॉल कैप, मिड कैप। देखिए, कंपनियां 3 तरह की होती हैं मार्केट में। एक वो जैसे कि बिल्कुल 20 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, ये टाली टर्नओवर मतलब मार्केट कैप हो गई। एक हो गई 1 लाख करोड़ से लेके 50,000 करोड़ तक की। एक हो गई 50,000 से 20,000, और 20,000 से हो गई नीचे वाली। तो ये नीचे हो गई माइक्रो कैप या SMEs, फिर हो गई स्मॉल कैप, फिर हो गई मिड कैप, फिर हो गई लार्ज कैप। अब क्या है कि आज 20 लाख करोड़ वाली कंपनी का शेयर डबल होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसको 20 लाख करोड़ की ही कैपिटल बढ़ानी है। लेकिन 50,000 करोड़ वाली अगर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे तो ये 1 लाख करोड़ तुरंत हो सकती है। ये भी ठीक है। हाँ। तो ये हो गई मिड कैप। मिड कैप क्या है? वो कंपनी है जो आगे चल के लार्ज कैप बन सकती है। ठीक। स्मॉल कैप वो है जो आगे चल के मिड कैप बन सकती है। तो यहाँ पे ग्रोथ का रेट वो है, लेकिन ये कंपनियां बंद भी हो जाती हैं। रिस्क भी ज़्यादा है। बीच वाली जो कंपनियां हैं वो एग्रेसिवली आगे बढ़ती है, लेकिन इसमें भी खतरा ज़्यादा है। लार्ज कैप में खतरा थोड़ा कम है, बंद ये भी हो सकती है, जैसे सत्यम बंद हुई, अनिल अंबानी की सारी कंपनियां बंद हुई, तो बंद ये भी हो सकती हैं। लेकिन इसमें कंपैरेटिवली गवर्नमेंट का वो ज़्यादा है, कॉरपोरेट गवर्नेंस बेटर है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, प्रोफेशनली मैनेज ग्रुप है, तो चांसेस आर वेरी लेस और रिमोट कि इनके यहाँ कोई घपलेबाजी हो। सर, जो अपना पैसा है, लेट्स सपोज हमें पार्क करना है, लगाना है, तो कैसे सेग्रीगेट करें इसको म्यूचुअल फंड में या अलग अलग तरीके? देखिए, पहले तो लमसम पैसा नहीं लगेगा, आपको हमेशा सिप फॉर्मेट में लगाना है। अगर आपके पास 1 करोड़ है और आप चाहते हो मैं ये मार्केट में डालूं, तो भाई साहब 3 लाख रुपए महीने की सिप चालू कर दो आप, और बाकी पैसे को करा दो FD। अच्छा। तो FD से मेरा ब्याज आने लग गया। और मेरे को क्या है, मार्केट बिल्कुल अब टॉप पे खड़ा है, जैसे अभी हमने पहला दूसरा सवाल कह रहा है क्रैश आ जाएगा, तो मान के चलते हैं जी क्रैश आ जाएगा, ठीक है, तो मैं अभी क्यों पूरा पैसा डाल दूं? क्रैश आ गया तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरा पैसा तो हर महीने सिप में डल ही रहा है। तो मैं 3 लाख रुपए महीने की सिप करूंगा, जो कि मेरी 3 साल में 1 करोड़ रुपया घुस गया अंदर। ठीक है जी। अब ये 3 लाख या जो भी XYZ है, किसी का 10,000 3 लाख हो सकता है, किसी का 50,000 3 लाख हो सकता है, किसी का 1 करोड़ 3 लाख हो सकता है। वो जो भी अमाउंट है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम परसेंटेज में बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। 15% पैसा डालना, 15 से 20% पैसा डालना है लार्ज कैप में। ये क्या है, ये FD से बेटर रिटर्न देगा, लेकिन रिस्क कम है। FD में तो रिस्क होता नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क कम है। ठीक है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी में सबसे पहले ये वाला पैसा निकालूंगा अपने लिए। मान लो मेरे यहाँ कोई हारी बीमारी हो गई, मुझे गाड़ी लेनी है, घर लेना है,
तो ये वाला पैसा निकालूंगा क्योंकि इसमें लॉस के चांसेस कम है, ठीक है। उसके बाद मैं 30% पैसा लगाऊंगा मिड कैप में, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं भारत की ग्रोथ में पैसा लगा रहा हूं, देश की ग्रोथ में, क्योंकि ये कंपनियां छोटी जो हैं आज कल बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मिड कैप हो गया। अब 15% का ही केवल मैं रिस्क ले रहा हूँ स्मॉल कैप में, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे रिस्की एसेट है। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे कम पैसा डाल रहा हूँ। ठीक। इसके बाद मैं 5% पैसा डालूंगा सोने में, जो कि ETF के माध्यम से मैं लूंगा, म्यूचुअल फंड के माध्यम से नहीं लूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो फंड्स ऑफ फंड होते हैं। फंड्स ऑफ फंड का मतलब होता है कि मेरे से पैसा म्यूचुअल फंड लेगा, वो भी ETF में ही पैसा लगाएगा। तो बेटर है मैं डायरेक्ट ETF ले लूं, क्योंकि मैं इसे भी वो दूं अपना क्या नाम है मार्केट का चार्ज, और इसे भी चार्ज दूं, तो मैं डबल चार्जेस क्यों दूं। तो बेटर है मैं डायरेक्ट ETF ले लूंगा। ऐसे ही मैं सिल्वर का ETF ले लूंगा, लेकिन ये कितना ले रहा हूँ, ये भी मैं 5% ले रहा हूँ। इसके बाद सुरेंद्र एक और इन्वेस्टमेंट है जिसको मैं इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, आप सब लोग खर्चा बोलते हैं, लेकिन मैं प्रूव करूंगा कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे है और खर्चा नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो है इंश्योरेंस। आपको अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस और एक मेडिक्लेम जरूर लेना चाहिए। अब आपने आज समझो एक मेडिक्लेम लिया, तो आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपये उसकी वो दे दोगे एनुअल। 15 साल तक आप देते रहे, आप बीमार नहीं हुए, तो 15 साल में अगर आपने 20,000 भी दिए तो कितने पैसे बने, वो 3 लाख रुपए। यही तो बना। ब्याज लगा लो, आप कहोगे जी मैं तो बैंक में रखता, ये होता, तो वो 4 हो गए, 5 हो गए। अब 15 साल बाद मान लो मुझे हार्ट अटैक आ गया, मुझे कोई बीमारी हो गई और मैं भर्ती हुआ और मेरा 20 लाख 30 लाख का बिल आया, तो भाई साहब वो तो मेरे को मेडिक्लेम से मिल जाएगा। तो मैंने लगाए कितने थे, 3 लाख, मिले कितने, 15 लाख। तो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट ही है ना। सही बात है। अब टर्म इंश्योरेंस, भाई साहब मैंने 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, और मैं उसकी किस्त कितनी दे रहा हूँ हर साल, 50,000, 30,000, 40,000, ऐसे ही कम है उसका बीमा। यंग लोगों के लिए और कम है, जो 18 साल के हैं उनके लिए तो मुश्किल से 10,000 ही है, 10-20 हज़ार ही है उनके लिए, 1 करोड़ या 2 करोड़ का। अब आप ये देखो कि आपने 15 साल पैसा दिया, 16वें साल में भगवान सबको लंबी उम्र दे, लेकिन जाना सबने, मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ से घर पहुँच पाऊंगा या नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। लॉजिकल तो मैं बात अपने ऊपर लेता हूँ, मैं किसी को नहीं कहता कि आपको जाना है, मेरे को भी जाना है, हमारे पीछे वाले भी गए, आगे वाले भी जाएंगे, सबको जाना है। कोई यहाँ रहने के अमर बेल बूटा खा के कोई नहीं आया। आपकी तो भलाई है, इंश्योरेंस कंपनी तो फोटो आपकी टांग देती हैं, डराती हैं। तो साहब आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, अब आज आप ये सारी इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हो, अपने बच्चों की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हो ना। फ्यूचर तो टर्म इंश्योरेंस आपका 1-2 करोड़, भगवान ना करे आपको कभी भुनाना पड़े, लेकिन भुनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब जीवन है, ये खत्म होना ही होना है। सही बात, ठीक है ना। तो ये अगर मान लो 10 साल 15 साल आपने पैसा दिया और उसके बाद किसी वजह से आपकी मृत्यु हो जाती है, तो फैमिली को तो ये इन्वेस्टमेंट ही मिलनी है ना। तो ये 2 चीज़ें भी एक इन्वेस्टमेंट है और एक हेल्दी प्रैक्टिस है, वेयर योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। क्योंकि आपको पता है मैंने मेडिक्लेम ले रखा, मुझे कुछ भी हो जाए तो भैया इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, तो मेरे ऊपर से तो स्ट्रेस ही खत्म हो गया ना। तो इसलिए ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको इन्वेस्टमेंट समझें, और क्योंकि जब इनका क्लेम आता है तो आदमी को बड़ी खुशी मिलती है। और जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं सर दिल्ली NCR में, तो मेडिक्लेम तो एसेंशियल हो गया। अच्छा सर, एक नया एज का लड़का है, अभी हम एक ऐसे तबके के लिए बात कर लेते हैं जिसकी अभी शादी ब्याह नहीं हुई। हाँ जी, 18-19 साल, 20 साल, 18-19 साल, नई नई जॉब लगी है, तो कितने साल वो कैसे करेगा कि एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहे उसकी, कि मेरे को एक टाइम तक इतना इन्वेस्ट करना है और मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा जब तक शादी आएगी या 27-28 का होगा, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? देखो साहब, मैं हर 18-19-20 साल के बच्चों से ये कहता हूँ कि जो बेटा गलती मैंने करी तुम मत करो। मेरे पास पैसा भी था, मुझे नॉलेज भी थी, अवेलेबिलिटी भी थी, लेकिन मैंने नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं 40-50 हज़ार म्यूचुअल फंड में या कहीं क्यों इन्वेस्ट करूं, मेरा तो धंधा बहुत बढ़िया, मेरे को तो यही म्यूचुअल फंड है, यही मेरा बीमा है, सब कुछ मेरा यही है। और वो पता चला 22 साल चलने के बाद मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। अगर मैंने उस वक्त, और मेरे पास पैसा था, 50,000 रुपये अगर मैंने हर साल लगाए होते आज से 30 साल पहले से अब तक, केवल 50,000 रुपये, और मार्केट ने जो पिछले 30 साल में रिटर्न दिया वो 15 से 17% दिए एग्रीगेट, मैं आपको बता दूं आज वो कितना पैसा होता, सुन के आप हिल जाएंगे।
मैं अभी तो कार से आया हूँ, मैं हेलीकॉप्टर से आता भाई साहब। भाई साहब आज होते वो 42 करोड़ रुपए। हाँ, चौप मैंने 7.5 17% से लगाया है, लेकिन अगर मैंने उस वक्त ये पैसा हाँ स्मॉल कैप टू मिड कैप में लगाया होता हाँ तो इसकी रिटर्न आती भाई साहब कितने परसेंट, करीब करीब 25% साल की। हाँ। तो ये पैसा होता भाई साहब यूनिट 10 करोड़ 10 करोड़ 219 करोड़। मुझे पता नहीं कितने का आता है। नहीं सर, 10 करोड़ के अंदर चौपर आ जाता है। आ जाता है, हाँ। मुझे नहीं पता था। अब 10 करोड़ में कैसे आ जाएगा यार, आ, 12 करोड़ की तो रॉयल्स रॉय आती है। नहीं नहीं, 8 करोड़ का चौपर, 8 करोड़ से शुरू है सर, कैसी बातें कर रहे हो। वो गिरगिरा जाता होगा यार, अच्छे वाले चॉपर महंगे आते होंगे। नहीं सर, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि मतलब एक ये सीख की हाँ बात तो है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप किसी भी परिवार से हैं, आपके पास कितना ही पैसा है, लेकिन अगर आज से आप प्लानिंग शुरू करते हैं, आज से, और इतनी छोटी अमाउंट से कि आपको ये नहीं है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाना है। जो बच्चा अभी 18 साल का है, 18 वाला मान लो 80 साल तक जीता है, तो वो ये इनहेरिटेंस अपने बच्चे को दे के जाएगा और वो अपने बच्चे को दे के जाएगा। तो तीसरी पीढ़ी 100 करोड़ से ऊपर बैठी होगी आपकी, केवल 1000 रुपये जोड़ के। इसी में एक ट्वीक करते हैं थोड़ा सा कि आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो है, इनको ना इसमें इंटरेस्ट है, लाइफ जीते ज़्यादा है, लिव लाइफ ऑन फुलेस्ट वाली जनरेशन है कि सिगरेट में उड़ा देते हैं 10,000 महीने का, बियर में उड़ा देते हैं। इनको नहीं चाहिए फ्यूचर का या सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट। तो फिर कैसे, मतलब क्या गाइड करोगे इनको फिर? देखो साहब सीधी सी बात है, गाइड तो हमने उन्हें किया जो जिन्हें लगाना है। मैं सिंपल सी बात है, मैं उसको, जो आदमी सो रहा है उसको जगा सकता हूँ, हाँ। जो जगा हुआ है उसे नहीं जगा सकता। तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो पैसे को जोड़ रहा है, वही तो आगे बनेगा। और दूसरा सुरेंद्र, एक और भी चीज़ है, हम सोच रहे हैं वो 10-20 हज़ार रुपये उड़ा रहे हैं महीने में, वो भाई 3 लाख कमा भी रहे हैं। तो दे आर सेविंग ऑल्सो एंड दे आर इंजॉइंग ऑल्सो। अब हम यहाँ से ज़्यादा नहीं, 30-35 साल पीछे चले जाते हैं। हमारे बाप दादाओं ने क्या ज़िंदगी में अपना जो है बचा 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 साले जूते घिस दिए, लेकिन अपने ऊपर खर्चा नहीं किया। हम्म यही तो था। हम्म हमारे पीछे वाली 2-3 जनरेशन ने, हम्म पैसे थे, हम्म गाड़ी ले सकते थे, लेकिन ली लेकिन नहीं। बसों में घूम रहे थे। हम्म क्यों? क्योंकि उनकी एक टेंडेंसी थी सेविंग 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 सेविंग्स सेविंग। की, हाँ। सोच ही बहुत छोटी होती थी, सर बड़ा लेकिन सोचते ही नहीं ये थे। रिवर्स हो गया सर। लेकिन उस टाइम पे मैं भी याद है, मेरे फादर जो थे, एक सैलरी का एक ब्रैकेट है, उनकी सेविंग्स की टेंडेंसी बस थी जो आप बोल रहे हैं। आज की जनरेशन की है, अगर उनकी 50,000 की सैलरी है, तो वो ना 50,000 की सैलरी में 49,000 से ऊपर खर्चा कर देंगे और बाकी तो उधार लेके चलाएंगे भाई EMI। साहब देखो सीधी सी बात है, आज की जनता लाइफ को इंजॉय और जी रही है। हाँ। जो आज से पहले वाली जनरेशन हैं, जिसमें मैं भी आ जाता हूँ कुछ हद तक, वैसे हालांकि मैं तो ट्रांसफॉर्म होता जा रहा हूँ, लेकिन आज से 20 साल पहले भी लोगों की टेंडेंसी ये थी कि भैया बचा लो, हम्म और मौज का क्या है। हम्म तो होता क्या था भाई साहब, जो भी एक नवयुवक 18-19 साल में नौकरी करना शुरू करता था, वो अपने आप को इतना घिस लेता था, इतना घिस लेता था कि उसने कभी ज़िंदगी को एंजॉय ही नहीं किया। और वो क्या हुआ, वो ये सोचता रहा यार बच्चे बड़े हो जाएंगे तो घूमने जाएंगे, पैसे कमा लेते हैं, अभी बेटे लड़के की शादी हो जाएगी तो जाएंगे, बिटिया की हो जाएगी तो तब तक जाएंगे, बिस्तर में। अच्छा ये हो जाएगा तो जाएंगे। पता लगा ऊपर निपट लिए भाई, वो जा ही ना पाए। और जब अगर मान लो सबसे निपट गए, पैसा भी था, लेकिन फिर शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर बिस्तर पे आ गए। सर सबसे ज़्यादा पैसा, अब एक अभी ज्वलंत सवाल है जो आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, सोना। मुझे याद है हमने 2 साल पहले देखा था 65 और 60 चल रहा था, आज वो 1.5 लाख के आसपास टच कर रहा है। तो इस हिसाब से तो सर सोना तो 2-3 साल में डबल रेट दे गया आपको। तो किस में लगाया आदमी, सोने चांदी किस में लगाया पैसा? देखो जी, एक बास्केट ऑफ फंड बनाए, जैसे मैंने बताया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब ऐसे तो कई धंधे और भी होंगे जिसमें पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है। तो क्या आप हर धंधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया, आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सोना, चांदी, इंश्योरेंस, थोड़ा मोड़ा 2-5% क्रिप्टो, भाई इसमें लगा दो और ये पोर्टफोलियो बन गया। भाई ये 15-17-20% की रिटर्न देता रहेगा।
लेकिन ये 15-17% ये नहीं है कि आज लगाए और अगले साल ही काटना है भाई, 20-30 साल भी देने पड़ेंगे। हाँ, सही टाइम देना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। बैक ऑफ द कैमरा आप बोल रहे थे सोना बेस्ट है अभी के लिए फ़िलहाल। सोना इसलिए बेस्ट है, हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि आगे ये इसका अभी भी यहाँ से बढ़ेगा, हुँ, क्योंकि इसके पीछे कारण है। देखो, कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है? कोई खरीद रहा है, ऐसे हवा में तो बढ़ नहीं रही। मैंने तो भाई साहब 1 लाख के ऊपर आ गया, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है मैं खरीदूं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है महंगा है। लेकिन कोई आदमी रोज खरीद रहा है, तभी तो ये रोज नया हाई बन रहा है। ठीक बात है। और वो कोई 1 आध 2 किलो तो खरीद नहीं रहा, वो टनों में खरीद रहा है, डिमांड सप्लाई का गेम, बिल्कुल ठीक है। हाँ, टनों में खरीद रहा है। तो वो कौन है व्यक्ति? वो है चाइना। अब वो चाइना क्यों खरीद रहा है? चाइना क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसको मार्केट में अपना वर्चस्व कायम रखना है कि मैं सुपर पावर हूँ, यूएस सुपर पावर नहीं है। उसको ये डर है कि कल को, जैसे अपने मोदी जी गोल्ड एक दिन रिजर्व आ गए बढ़ा थे रहे हैं, ठीक है। कि भाई भाइयों और बहनों, हुँ, आज 8 बजे से नोटबंदी। हाँ, नोटबंदी। ऐसे किसी दिन ट्रम्प ने कह दिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाँ, आज 8 बजे के बाद डॉलर ज़ीरो। हाँ, तो तो आप चाइना के पास तो कितने ट्रिलियन डॉलर पड़े हैं, क्योंकि चाइना तो सारा माल बाहर भेजता है। हम जो चाइना से, मान लो मैंने चाइना से बल्ब मंगाया, तो मैं तो उसकी पेमेंट डॉलर में ही कर रहा हूँ। डॉलर, हाँ, तो एक्चुअली में उसके पास तो कितना एक्सेसिव डॉलर पड़ा है। सही बात है। अब डॉलर क्या है? यूएस की करेंसी है। तो वो यानी कि मैं किसके पैसे पे उछल रहा हूँ? उसके पैसे पे, जो कि अगर उसने कल को डीमोनेटाइज कर दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद हो गया। तो इसलिए दे आर फ्रेजिंग इट अगेंस्ट चाइना, वो डॉलर के अगेंस्ट वो गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ा रहे हैं। तो वो डॉलर बेचते जा रहे हैं, गोल्ड खरीदते जा रहे हैं। सो इज इंडिया ऑल्सो डूइंग। मेरे ख्याल से इंडिया ने भी रिसेंटली इंडिया अगर कर रही होती तो भाई साहब 91 रुपये थोड़ी आ जाता रुपया। इंडिया अभी कुछ नहीं कर रहा। इंडिया तो सिर्फ अपनी ग्रोथ पे काम कर रहा है। वो कह रहे हैं भैया रुपया रुपया जहाँ जा रहा है जाने दो, इन्फ्लेशन बढ़ रही है पिछले बढ़ने कुछ दो। सालों में सर बड़ी न्यूज़ आई है कि आरबीआई भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। बढ़ा नहीं रहे, वो यूके में जो पड़ा था वो उठा के ले आए हैं। अच्छा। हाँ, और गोल्ड रिजर्व हर कंपनी बढ़ाती रहती है। वो क्यों बढ़ाती है, आप इसका थोड़ा सा लॉजिक समझो कि मेरे पास 1 किलो गोल्ड था, उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए थी, तो मैंने 4 लाख के नोट छाप लिए। अब इसकी वैल्यू पड़े पड़े 40,000 हो गई, तो मैं 36 लाख के गोल्ड नोट और छाप सकता हूँ। अब मेरे पे नोट आ गए तो मैं गोल्ड भी खरीद सकता हूँ। बात समझ रहे हो? सरप्लस। सरप्लस हो गया ना। फिर मेरे यहाँ आज से 2014 में 110 करोड़ लोग थे, आज 130 करोड़ लोग हैं। तो भैया गोल्ड की डिमांड तो बढ़ी रही है। आज तो भैया जो इसकी भी शादी हो रही है उसे गोल्ड चाहिए ही शादी में, चाहे वो एक छल्ला दे, अंगूठी दे, कुछ भी दे। सही बात है। तो जब 10 करोड़ आदमी या 1-2 करोड़ तो हर साल शादी कर ही रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में, हाँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ 2 करोड़ आदमियों ने केवल एक 10 ग्राम का छल्ला ही दिया एक दूसरे को, तो भी कितनी बड़ी डिमांड है, आप सोचो। बिल्कुल सही बात है। एक सैलरीड आदमी है सर, जो सबसे बड़ी गलती ऐसी क्या करता है? ज़्यादातर होता है एक कॉमन आदमी के में कि ना कितना भी कमा ले, मतलब आज उसकी सैलरी 50 है, कल वो 1 लाख हो गई, कभी 70 हो गई, तो उससे 1 लाख बढ़ गई, पर उसका ना पैसा बचता नहीं है। तो ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक आपको लगती है जो वो फाइनेंशियली करता है? वो भाई साहब प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं करता। दूसरा, वो दिखावे की ज़िंदगी में बहुत पैसा खर्च करता है। बहुत सही बात बोले। हाँ, मुझे भी फील होता है। आज भाई साहब एक लड़का 50,000 रुपये कमा रहा है, 1.5 लाख का फ़ोन उसके हाथ में है। वो क्यों है? क्योंकि उसे दिखाना है अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने समाज को, Standard, अपनी गर्लफ्रेंड को कि यस आई कैन अफोर्ड दिस फोन। ओहो, स्टेटस। हाँ, अब जब फ़ोन ले लिया तो बाइक पे तो चलता अच्छा नहीं लगेगा, तो वो गाड़ी भी ले लेता है। अब वो गाड़ी भी ले लेता है, फिर थोड़ा सा लगता है उसे अब टैक्स भी बचा लो, तो वो घर भी ले लेता है। अब ये 25 साल के लिए उसने अपने गले में गुलामी का पट्टा बांध लिया। भाई साहब इकोनॉमी चलती ही ऐसे है। बैंक आपको पैसा देगा, ले भाई ले भाई ले, तू पैसा ले ले, और आप सामान खरीदोगे। लेकिन आप ये देखो कि अगर ये बैंक पैसे नहीं देते तो क्या इतने एप्पल के फ़ोन या सैमसंग के फ़ोन बिकते? नहीं बिकते। सारे ईएमआई पे ही बिक रहे हैं। बिल्कुल। आज अगर होम लोन ना हो तो आप 5 करोड़ का घर लोगे? बिल्कुल नहीं लोगे। तो दिस इज ये एक सर्कल है, विशिष्ट सर्कल बोलते हैं इसे, कि आप इसमें एक बार घुसते हैं तो आप ट्रैप ही होते जाते हैं। और वही ईएमआई, पहले आप उस पे ईएमआई पे कुछ ले रहे थे, अब जीरो कॉस्ट भाई साहब मेरे को पता है, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया 93-94 में,
तो हमारे पिताजी के पास जितने के पैसे थे वो उसी से काम करते थे। मैंने कहा पापा ओडी नहीं है, कुछ वो नहीं है। बोले नहीं। तो उस वक्त लोग लोन ही नहीं लेते। वो लोन लेना मतलब पाप है। भैया कर्जा ले लिया, कर्जा लिए, हाँ, समाज में बेइज्जती होगी। भाई कर्जा लेके काम कर रहा है। ठीक है। तो भाई साहब आप समझो इस बात को कि लोन जो है, हाँ। और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कौन लोग मरते हैं, जिन पे ब्याज का मीटर चल रहा है। हम्म। तो लोन प्रोग्रेसिव भी है, हम्म। लोन एक पाप अभिशाप भी है। और सर आज की सोसाइटी में उसको सिविल स्कोर को एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप सुरेंद्र, ये हमारे देश क्या, ये दुनिया में सब जगह एक विकट समस्या है कि जिस बेचारे को पैसा चाहिए बैंक उसे पैसा नहीं देता। जिसके बैंक अकाउंट में पैसा है बैंक कहता है तू ले ले भाई। एक नवयुवक जिसके पिताजी ड्राइवर है या कोई भी छोटा मोटा जॉब नहीं करते मिलेगा हैं उसको, हाँ। और वो चाहता है कि मैं कोई व्यवसाय शुरू करूं, उसे लोन नहीं मिलेगा। लेकिन एक नवयुवक जो कि 40-50% से पास हुआ है और उसके बाप की 2 फैक्ट्री चल रही है, उसको लोन मिल जाएगा। उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो भी उसे लोन मिल जाएगा। आज आपको पैसे की ज़रूरत है, बैंक कहेगा नहीं भाई तुम्हारे पास तो अकाउंट में पैसा नहीं है, वी विल नॉट गिव यू, तुम्हारा सिविल ठीक नहीं है। अगर सिविल ही ठीक होता तो पैसे ही क्यों मांगते हम? भाई मेरे को ज़रूरत है, मैंने तो कैसे तैसे मार काट करके अपना खर्चा चला रहा हूँ। ले दे के ही तो सिविल बनेगा। तो बस कैसे, अगर मेरा सिविल ही ठीक होता तो मैं पैसे थोड़ी मांग रहा होता। एक और सर एक हेल्प कर दो, जो व्यूअर्स हैं उनमें लेट सपोज एक 20 साल का लड़का है, एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान बता दो कि वो 35 साल में रिटायर हो जाए, ऐसा क्या करे वो अपने पैसे के साथ। देखो जी ऐसा है, यूँ तो ये सब बातें जो है ना, ये प्रीवियस कैलकुलेशंस है सुरेंद्र, हाँ। कि पिछले 20 साल में 20% की रिटर्न आई, पिछले 10 साल में 17% की रिटर्न आई। अब ये क्या पता मुझे आगे भी आएगी, हम तो एज्यूम ही कर सकते हैं ना। ठीक है। तो आपको अगर करोड़पति बनना है, हाँ। देखो भाई साहब सीधी सी बात है, आप इसको हम ऐसे लेते हैं कि आपके नुक्कड़ पे एक पूड़ी वाला बैठा है, बेड़ी पूड़ी बेच रहा है, आलू पूड़ी आलू। हाँ हाँ ठीक है। उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है? हद मार के 10-12 हज़ार, 50,000 मान लेते हैं। हाँ बहुत, हाँ। अब वो उससे कितना कमा सकता है? वो 5 करोड़ रुपए महीना कमा सकता है? नहीं। नहीं कमा सकता ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर रिटर्न्स। यही बात है ना। बिल्कुल ठीक। अब उससे और आगे जाओ, एक मैकडोनल्ड्स का वाला है, उसने कितना इन्वेस्टमेंट करा है? वो तो 50-60 लाख 60 लाख है। ज़्यादा ही कर कहाँ रहा सो रहे हो? ना जगह पे तो और ज़्यादा होगा। मैं तो जगह वैसे छोड़ देते हैं हम तो, इंटीरियर इंटीरियर और मैं उसकी इंटीरियर किचन और की इसकी बात बात कर कर रहा रहे हूँ। हैं। हाँ, कम मैं से कम इंटीरियर की 2-5 करोड़ रुपए अच्छा बिल्कुल होगा, आप जाके पता करो। चलो मैं मान लेता हूँ लोअर साइड पे 2 करोड़ रुपए, इससे कम में तो ना खुल रहा। अच्छा। ठीक है, कितनी सेल कर रहा है? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मैं रोज सर की। उसको बेस लाइन मान के बोल रहा हूँ। आजकल बर्गर किंग और ये बर्गर सिंह चल हाँ रहे हैं, हाँ सब कर वो लो आप सर। 30-40 लाख रुपए की वो फ्रेंचाइजी तो देते छोटे हैं। छोटे क्योस है, मैं तो रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ जो बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं। अच्छा ठीक। तो अब क्या हुआ, बड़ा पैसा डाला बड़ा आ रहा है। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई पूड़ी की ठेली लगा के रोज की 2 लाख की सेल कर रहा हो? कभी देखा है? कोई इक्का दुक्का हो भी सकता है, मैं कोई चैलेंज नहीं वही कर मैं रहा, सोच लेकिन रहा वो था, इक्का दुक्का ही कुछ होगा। तो है, हाँ मैं सोच रहा था वो कोई इक्का दुक्का ही हाँ, होगा। वो कुछ जगह का फेर हो गया, चांदनी चौक में कुछ भी हो गया वो, लेकिन वो इक्का दुक्का ही है। हाँ। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे रिटर्न उसके हिसाब से आएगा। आपको करोड़ों नहीं, आप तो बोलो मुझे 100 करोड़ चाहिए, लेकिन भाई साहब उसकी रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, उतने इन्वेस्ट करो तो 100 करोड़ बन जाएंगे। अब आप लगाओ भाई साहब, मैं तो भैया 1,000 रुपये लगाऊंगा और मुझे 30 साल बाद चाहिए 5 करोड़ रुपए, तो ये कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो मतलब मैं किसी को झूठी आश्वासन, रिटायर भैया होगा तो तू पैसे जितने बनेंगे उतने ही सही होगा। तो सर इन्वेस्टमेंट को लेके सबसे बड़े मिथ क्या है लोगों के? मैं करोड़पति हो जाऊंगा। हाँ, जो मैंने सवाल पूछा था इससे पहले। ठीक है कि मैं करोड़पति हो जाऊंगा। सर एक रियल एस्टेट बड़ा चल रहा है कि जितना आबादी बढ़ रही है उतना जगह महंगी होती चली जाएगी। तो एक इसका भी बबल क्रिएट हुआ है। अभी आप देखो गुड़गांव में, एनसीआर में काफ़ी बबल क्रिएट हुआ है। ये भी एक अच्छा मार्केट है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए अगर आप ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव है। फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं 20-30 साल बाद बिल्डिंग तो गिरनी गिरनी है। क्या बात है। ठीक है ना। ऐसा क्यों?
आप देख लो कौन सी, आप आम्रपाली का नाम सुना है ना आपने? हाँ 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 ये क्यों बिक रहे हैं झरझर होके? हाँ। भाई साहब मेरे पास एक रील आई थी, एक आदमी ने कील ठोका, दीवार ही गिर गई पूरी। सर सैलरीड वाला ब्रैकेट जो है, मैं कॉरपोरेट की करूँ या सरकारी की करूँ, तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो 9 to 5 वाले ब्रैकेट में फंसे रहते हैं और कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। कितना ज़रूरी है ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना? देखो जो सरकारी आदमी है या जो नौकरी वाला है वो ऑलरेडी कंटेंटेड है, वो कह रहा है मेरे को 50-60 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं इसमें संतोष हूँ। ठीक है ना? वो रिस्क नहीं लेना चाहता ज़्यादा, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई पैसा मार्केट में लगाते हैं यू अट्रैक्ट रिस्क। ठीक है ना? हमने ये तो देखा कि 2008 में मंदी आई, लेकिन वहाँ से रिकवर होने में भी 8 साल लगे। ठीक है ना? 2020 में जो मंदी आई वो 2021-22 में जाके हम बढ़े। तो ये कहना तो आसान है, जिसका भाई जूता पैर काट रहा होता पता उसे ही होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपके पैसे की नीड कब है। तो इसलिए नौकरी वाले लोग जो है वो गोल्ड में और एफडी में यहाँ इन्वेस्ट करते रहते हैं, वो करते ही रहेंगे। हर आदमी म्यूचुअल फंड में जाएगा तो बैंक बंद नहीं हो जाएंगे साहब, एफडी नहीं होगी तो बैंक आपको लेंड कैसे करेगा पैसा? उस बैंक को भी तो पैसा चाहिए आपसे 6% पे, तभी तो देगा वो 9% पे। ठीक है। और प्राइवेट वाले के लिए क्या? वो चलो रिटायरमेंट पे उसको पैसा मिलेगा सरकारी वाले को, पर जो सरकारी जॉब में नहीं है, कॉर्पोरेट बंदा है, उसकी ना तो नौकरी वो हुई। भाई साहब अपने लिए जितने पैसे बचा सकता है हर हाँ। महीने इज्जत से म्यूचुअल फंड ले ले। हम्म, म्यूचुअल फंड में भी वही मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ठीक तीनों है। में छोटा छोटा बांट दे। हम्म, और वो ये सोचे कि मेरे को 25 साल, 30 साल, 40 साल अब इस फंड को देखना ही नहीं है। ठीक है, और यही उसकी सेकंड सोर्स ऑफ यही इनकम इसकी होगी। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। ठीक। हमने जो थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे थे तो उसमें आपने कई जगह बताया भी होगा, बट डिप्रेशन में चले गए थे कुछ, एक सुसाइड वाला सीन भी था। अनुभव चाहिए हमें ऑडियंस के लिए, इसलिए बता दो कैसे उससे बाहर आए, हुआ क्या एक्चुअली में? देखो जी, ऐसा है जब आदमी लॉस में होता है तो वो, आज मैं कहता हूँ वो लोगों को मैं निहायती मूर्ख बताता हूँ जो ये कहते हैं पैसा भगवान थोड़ी है। मैं कहता हूँ पैसा ही भगवान है। ठीक। आज आपके पास पैसा है, आपकी 90-95% बीमारियों का समाधान है। हाँ, लोग गंजे से बाल आ जाते हैं। ठीक है, सही ठीक कह है रहे ना हो, जी? सही कह रहे हो। और मेरा कहना ये है, इफ आई हैव टू डाई, व्हाई आई शुड डाई इन ए सरकारी अस्पताल व्हेन आई कैन डाई इन ब्लडी 5 स्टार हॉस्पिटल? क्यों नहीं? व्हाई आई शुड क्राई इन ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन आई कैन क्राई इन मर्सिडीज? तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। इसकी वैल्यू सीखनी पड़ेगी लोगों को। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। तो आप पैसे को कमाएं, खर्च भी करें, इन्वेस्ट भी करें। अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट करोगे और सोचोगे करोड़ों आएगा, नहीं आएगा। लेकिन आप प्लानिंग करके करोगे तो वो करोड़ों नहीं 100 करोड़ भी आ सकता है। सीधी सी बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा। और हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात करते हैं कि एक आदमी 10,000 रुपये महीना जोड़ रहा है और उसने 40 साल तक वो पैसा जोड़ लिया। ठीक है, कितना हो जाता है वो पैसा? हम अभी बात नहीं कर रहे कि क्या ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं हाँ, मिलेगा। खाली 10,000 के हिसाब से 1,20,000 साल का हो गया। तो भाई साहब मेरी इन्वेस्टमेंट 48 लाख की हुई। हाँ। अब अगर मैं ये मान के चलता हूँ आज का 17-18% का जो म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न, मैं मान के चलता हूँ कि 40 साल में मेरी एवरेज रिटर्न ही 12% रह गई। हाँ। तो 12 साल बाद भाई साहब ये मेरे 48 लाख रुपए करीब करीब 10 करोड़ बन जाएंगे। खाली 10,000 जोड़ रहे हो और आप 10,000 रुपये जोड़ के 12 साल में, 40 साल में 10 करोड़ बन जाएंगे। अब यहाँ पे गेम शुरू होता है कि मैं इसे 40 की जगह अगर 41 कर देता हूँ तो ये 10 करोड़ 99 लाख बन जाएंगे। मैं 1 साल और बढ़ा देता हूँ, 99 करोड़ बन जाएंगे। 10 करोड़ 99 लाख हो जाएंगे ना। मेरे पहले 9 करोड़ कुछ थे, 10 करोड़ के आसपास, मतलब 9 करोड़ 90 लाख थे, मैंने उसे 10 करोड़ बोल दिया। अच्छा। अब मैंने उसको 1 साल और बढ़ा दिया। अब मैंने यहाँ पे भाई साहब इसे 1 साल और बढ़ा दिया तो ये 12 करोड़ 32 लाख बन गए। हाँ, कंपाउंडिंग। मैंने 1 साल और बढ़ा दिया
2 साल बढ़ा दिए तो 17 करोड़ बन गए। तो सवाल क्या है कि मैं 10-10 हज़ार जोड़ के 40 साल बाद 10 करोड़ के कॉर्पस पे बैठ गया। अब अगर ये 10% भी बढ़ता है तो मेरा पैसा 1 करोड़ रुपए हर साल बढ़ रहा है। तो पहले 10 करोड़ का 11 हुआ, अब 11 का 10% बढ़ रहा है, फिर 12.25 का 10% बढ़ेगा, फिर 13.5 का 10%, क्योंकि हर साल वो भी तो पैसा जुड़ रहा है ना। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो शुरू में बोला था, टाइम कितना आप दे रहे हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पैसा। मेरा जो सवाल सर उसका एक जवाब रह रहा है कि आप एक डिप्रेशन में जब गए हाँ, तो डिप्रेशन में हाँ, आ गए थे तो वो हम। लाइफ लेसन हाँ, जो है मैं बताता वो हूँ जानना चाहते हाँ, हैं कि तो उससे बाहर मेरे कैसे को आए? देखिए, हम फिर से वापस आते हैं, जो लोग कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, तो मैं उनको निहायती बेवकूफ़ कहता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास हर बीमारी का हल है। अगर पैसा नहीं है तो आपके ऊपर बीमारियां ही बीमारियां आती जाएंगी, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको पैसा चाहिए डे टू डे लिविंग और अर्निंग के लिए। तो मेरे साथ वो स्थिति आ गई कि मेरे रोज लॉसेज हो रहे थे, पैसा खत्म हो रहा था और मैं डेट में जाता जा रहा था। तो आई वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस। अब सवाल क्या है कि अब मेरे पास एक ऐसा मोड़ आ गया कि मेरे पास दो थे, या तो मैं सुसाइड करके मर जाऊं, जो कि आई अटेम्प्टेड लेकिन नहीं मरा। फिर मेरी बीवी ने एक दिन मुझे समझाया कि भाई तुम अपने हिसाब से, तुमने जिंदगी में इतना लॉस ले लिया, अब तुम एक बार ट्रेडिंग मेरे हिसाब से कर लो, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करके देखो, लॉस ही तो हो जाएगा, लॉस तो हम वैसे ही रोज ले रहे हैं। तो हमने अपना एक मेथड बनाया जो मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया, हमने वैसे ट्रेड किया, और वहाँ से मेरी रिकवरी ऐसी शुरू हुई कि मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। दूसरा, मुझे ये पता है कि मेरा पैसा यहाँ खोया है तो मैं यहीं से ही वापस ले आऊँगा, तो मेरे को ज़्यादा भला है बजाय इसके कि मैं यहाँ से वापस लूँ। तीसरा, मेरा मानना ये है कि आज मैं वहाँ पे उस टाइम में मेरे पास 2-5-10 लाख में जुगाड़ कर भी लेता तो मैं क्या कर लेता, मैक्सिमम एक रेस्टोरेंट खोल लेता, सही बात है। 12-13 घंटे 14 घंटे की वो करता। कोई ग्राहक आता, 1 मिनट नहीं लगाता, या तेरा माल बेकार है, कितनी बेइज्जती की बात है। माल खरीदने में चिक चिक, माल बेचने में चिक चिक, लेबर की डिपेंडेंसी, फूड वाले की डिपेंडेंसी, 50 बीमारियां। और मैं तो फैक्ट्री चला चुका हूं, तो मेरे को ये पता है कि 100 करोड़ के बिजनेस में भी क्या क्या बीमारियां होती हैं। सेम, हाँ सेम। ठीक है ना, क्योंकि समस्या आपको समस्याएं है ही हैं। स्टॉक मार्केट में क्या है, सुबह आओ, बढ़िया से कमरे में बैठो, बटन दबाओ, पैसा अंदर, किसी से पेमेंट मांगने की जो बटन दबाओ, पैसा बाहर। सिर्फ आपको यही तो पता होना चाहिए पैसा कमाना कैसे है, तो बस वो आप सीख जाओगे अगर आप सीखने की कोशिश करो। मैं सीख गया और मैं आगे बढ़ गया। सर एक कोई आपका केस बता दो जिसमें आपको सबसे तगड़ा झटका लगा हो। स्टॉक मार्केट ही है। हाँ, नहीं तो उसी में कोई केस ऐसा, कोई एक स्टॉक या कुछ इसमें आपको बड़ा झटका लगा हो तगड़ा। मैं स्टॉक कभी भी नहीं करता था, मैं शुरू से ही बैंक निफ्टी और निफ्टी करता था। तो मेरा जो सबसे बड़ा एक दिन का लॉस है वो करीब 40 लाख का है भाई साहब। और एक दिन का सबसे तगड़ा प्रॉफिट कितना? 2 लाख रुपए। तो यहीं से पेशेंस की सारी कहानी शुरू होती है, क्यों आपने लॉस 40 लाख झेला है और आता 2 लाख रुपए। मार्केट में पैसा जाता सबमर्सिबल पंप से है, आता म्यूनिसिपैलिटी के नल से। सर ये लाइन इधर देख के बोल दो। मार्केट में पैसा आता सबमर्सिबल और जाता सबमर्सिबल पंप से है, और आता म्यूनिसिपैलिटी के नल से है। तो दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला दीपक सर से, बड़ा मज़ा आया बात करके। बहुत सारी आपकी फाइनेंशियल मिथ्स टूटी होंगी, और कोशिश करो जितना बचा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ, सेविंग्स पे ध्यान दो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड करो, जैसा दीपक सर ने हमें गाइड किया है और बताया है। हम मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल जो सेक्टर है या हमारी जो इन्वेस्टमेंट की एक पूरी स्ट्रैटेजी है, ये ना 1 घंटे के पॉडकास्ट में कवर होना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में होंगे, तो हमें कमेंट्स में प्लीज़ बताना ज़रूर। हम कोशिश करेंगे कि दीपक सर के साथ एक बार फिर से बात करें, और आपके जो अनसुने सवाल हैं या जो ऐसे सवाल हैं जो हम कवर नहीं कर पाए, उनको हम अगले पॉडकास्ट में कवर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट को देखें, शेयर करें और हमें अपने सवाल बताएं। दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हमें बहुत समय धन्यवाद देने जी के लिए। आपने बुलाने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको और आपकी ऑडियंस को मेरा जो छोटा मोटा मेरा ज्ञान है वो पसंद आया होगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका चैनल लिविंग वायरल को भाई लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें, और
एक अच्छे निवेशक की तरह अपनी ज़िंदगी को छोटा छोटा पैसा दें लेकिन लंबे टाइम तक दें। ये ना सोचे कि पैसा करोड़ बनाना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगे। करोड़ क्या 100 करोड़ भी बन सकता है, डिपेंड करता है आप डालते कितना है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैलकुलेशन दे देता हूँ, केवल 1,000 रुपये, इसको आप सोच लीजिए कि मुझे 1,000 रुपये डालने हैं, मेरे बेटे को डालने हैं और मैं उसके बेटे को भी डलवाऊंगा। 99 साल तक 1,000 रुपये यदि डालेंगे और भगवान ने चाहा और आपका कहीं रिटर्न 15% के आसपास आ गया तो कई 100 करोड़ की बात हो जाएगी, 1-2 करोड़ की नहीं, कई 100 करोड़ की। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया क्लोजिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।